Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 9th October 2020. Let's start the session. Our first news is regarding ये अभी ईपीसीए को डायरेक्ट करा है दिल्ली ने अदर स्टेट टू इन्फोर्स ग्रैप। अब ये ईपीसीए बस हमें पता होना चाहिए ईपीसीए क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी बोलते हैं वैसे। बस इसमें हमें जो एग्जाम के पर्पज से ये ध्यान रखना है कि ईपीसीए जो है वो ऑल इंडिया पे नहीं लगता है। ईपीसीए जो है वो ऑल इंडिया के नहीं, ये जो बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया के लिए नहीं बनाई गई थी। इसका मेन काम क्या था, जो दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में अगर पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एकदम ड्यूटोरेट या पुअर कंडीशन हो जाती है, सीवियर कंडीशन हो जाती है, तब ये हम यूज कर सकते हैं एनवायरमेंट। इसे बनाया कितना था, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे बना था, ऐसा नहीं कोई एक्ट वैक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन हुए थे तब ये बना था। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि ईपीसीए जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया लगता है, तो नहीं, ये केवल दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में लगता है। कौन सा इसमें बॉडी का यूज करते हैं, तो ग्रैप का यूज करते हैं। ये तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक प्लान है जिसके तहत ये ऐसे काम करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है तो ये वाले स्टेप्स लेंगे। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट जो पूछेगा मैंने आपको बता दिया। ईपीसीए जो है वो केवल दिल्ली वाली कंडीशन में लगता है और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, ऐसा नहीं है हमेशा लगा रहता है। जब कंडीशन बहुत ज्यादा डिटोरेट हो जाती है तब इसको यूज करा जाता है। तो अभी डायरेक्शन दे रहा है दिल्ली गवर्नमेंट कि इसको यूज करो, क्योंकि वहां की आपको मैंने कल भी बताया था कि पुअर कंडीशन हो गई। कल मैंने आपको AQI और सफर दोनों बताया था, तो उसमें आपको पता है कितनी पुअर कंडीशन हो गई। इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट वो दिल्ली गवर्नमेंट इसको डायरेक्शन दे रहा है। तो बस इसमें यही याद रखना और कुछ इतना डिटेल की याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, आसाम जेल कैन नॉट बी ए डिटेंशन सेंटर। अभी आपको पता है आसाम में एनआरसी होने वाली है, आपको पता है सबको आसाम में एनआरसी होने वाली है। तो एनआर मतलब पहले भी वहां बहुत सारे फॉरेनर्स रह चुके हैं, तो उन जो भी फॉरेनर्स होता है तो उनको हम कहाँ बंद करते हैं, डिटेंशन सेंटर में। ये याद रखें, फॉरेनर्स को हम जेल में बंद नहीं करते। फॉरेनर्स कौन होगा, जो इलीगल माइग्रेंट्स है, मतलब जो इंडिया में रह रहे हैं बहुत दिनों से और उनके पास कोई कागज वागज नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं फॉरेनर्स। तो वो जो है वो जेल में नहीं रहते, वो लोग डिटेंशन सेंटर में रहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा डिटेंशन सेंटर तो है कहाँ, तो वो आसाम में। टोटल 6 डिटेंशन सेंटर है, कहाँ है, आसाम में। फिर ये डिटेंशन सेंटर जो है, सेंटर ने ऐसी गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, जो डिटेंशन सेंटर हैं वो आउटसाइड जेल प्रेमिसेस होने चाहिए, आउटसाइड जेल प्रेमिसेस। तो अभी आसाम गवर्नमेंट क्या कर रही थी, नए डिटेंशन सेंटर बना रही थी, वो अंदर ही बना रही थी जेल प्रेमिसेस के। तो ये मना कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब सेंटर ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि जितने भी डिटेंशन सेंटर है वो आउटसाइड जेल प्रेमिसेस होने चाहिए, तो ऐसे ही बनेगा। तो याद रखिएगा, जितने भी डिटेंशन सेंटर होंगे आउटसाइड जेल प्रेमिसेस होंगे। 6 डिटेंशन सेंटर है सबसे ज्यादा जो है वो आसाम में। किस एक्ट के थ्रू ये बनाए जाते हैं, तो फॉरेनर्स एक्ट है, एक ही एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट 1946। इसके तहत ये डिटेंशन सेंटर को सबको बनाया जाता है। अभी आपको पता है एनआरसी होने वाली है, उसके चक्कर में इतना सब रायता फैला हुआ है। और ये एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर किसी भी स्टेट को ये भी स्टेटमेंट आ जाता है, अगर किसी भी स्टेट को डिटेंशन सेंटर बनाना है तो उसे सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं, तो नहीं। नो नीड ऑफ सेंटर परमिशन, नो नीड ऑफ सेंटर परमिशन, कोई सेंटर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर किसी भी स्टेट को डिटेंशन सेंटर बनाना है, तो स्टेट की सेंटर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सेंटर ने तो एक गाइडलाइन जारी कर रखी है, जो चाहे बनाए जो चाहे ना बनाए। तो बस इसमें यही जानना है। और सारे स्टेटों में डिटेंशन सेंटर नहीं है, अगर कोई बोल दे ऑल स्टेट्स हैव डिटेंशन सेंटर, तो ऐसा भी नहीं है। तो जितने भी इससे सेलेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने बता दी, जितनी मैंने चीज बताई वो यहाँ कहीं नहीं लिख रही है, फालतू चीज लिख रही है। तो जितनी चीज मैंने यहाँ बताई है बस वो आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा तो उससे ही बनेगा, उससे बाहर नहीं बनेगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज सीजरिंग द डीएनए। मैं आपको कल भी बताया था, आज फिर से इस पे थोड़ा सा एडिटोरियल आ गया, तो बस आपको नाम याद रखना है जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। तो इमैनुअल चारपेंटियर, याद रखिएगा, चारपेंटियर एंड जेनिफर, ये दोनों लेडीज हैं, इन दोनों लेडीज को मिला है, तो चारपेंटियर और मिस जेनिफर। तो प्लीज रिमेंबर इन्हें किस लिए मिला, इन्होंने कैस्पर C9 का जो हमारी जीन एडिटिंग टूल है उसका इन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया था, पहचान लिया था। तो कोई शॉर्ट में याद रखेगा तो बस इतना याद रखना है कि इन्होंने क्रिस्पर की Cas9 जीन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा काम करा। ये क्रिस्पर Cas9 है क्या, है जीन एडिट करने की टेक्नोलॉजी है, जीन को काट देती है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जीन्स है, अगर उस जीन्स में जैसे एक जीन होता है जिससे कैंसर होता है, तो अगर हमें ऐसे पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर जीन से कैंसर होता है, तो इसकी मदद से क्रिस्पर Cas9 एक सीजर की तरह काम करती है, कैंची की तरह। तो वो कैंसर वाला जीन काट देंगे और कोई नया जीन उसमें डाल देंगे या उसको जोड़ देंगे। तो बस आप ये शॉर्ट में याद रखिएगा, इनको जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला किस चीज के लिए मिला है, क्रिस्पर Cas9 जो एक जीन एडिट टूल है। ये ऑलरेडी 3 साल से यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा जा रहा है लगातार, 2018, 19 और इस साल के पेपर में भी पूछा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली पूछ लिया उन्होंने, जीन एडिटिंग के बारे में इस बार पूछा है। और 2018-19 का अगर आप उठा के देखेंगे सिविल सर्विस का, तो उसमें डायरेक्ट क्रिस्पर Cas9 ही आंसर था, जो क्वेश्चन पूछा गया था उन दोनों में क्रिस्पर Cas9 ही आंसर था। तो इस बार तो नोबेल प्राइज में मिल गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट न्यूज इज
हाँ, अरे अच्छा, आगे लग गई भी, सॉरी। ये है, अभी एक थोड़ा सा एडिटोरियल आया था कि कैग को जो हेल्थ सेक्टर है उसे भी अब चेक करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ सेक्टर आपको पता है बहुत सारा पैसा हेल्थ सेक्टर में भी जा रहा है, तो उसकी भी ऑडिट करनी चाहिए, ऐसा ये सजेस्ट कर रहे हैं। तो हमें इतना जानना ये सब जरूरी नहीं है, हमें कैग के बारे में बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है कैग। तो कैग किस आर्टिकल में आता है? सबसे पहले तो एक आर्टिकल 148, सबसे इंपॉर्टेंट यही। फिर ये हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का, कैग जो होता है वो हेड होता है इसका। फिर कैग क्या करता है? सेंटर और स्टेट का दोनों का कंट्रोल करता है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, सेंटर का भी स्टेट का भी। कोई बोलते हैं कि केवल सेंटर का करता है, तो नहीं, सेंटर स्टेट दोनों का करता है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, 65 साल के लिए। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 5 ईयर्स, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का 5 ईयर्स है, लेकिन जो कैग का हो गया, या इलेक्शन कमिश्नर्स वाले हो गए, या यूपीएससी वाले हो गए, इन सबका 6-6 साल है। तो प्लीज रिमेंबर इट, कैग का भी 6 साल है, 6 साल या 65 साल। इन्हें रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, लेकिन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होता है कि जब मर्जी आई प्रेसिडेंट साहब की कि इनको रिमूव करो, तो ऐसे नहीं कर सकते। इनके अंदर होता है नो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ये रिमूव तभी होंगे जब स्पेशल मेजोरिटी होगी। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, वैसे ही कैग रिमूव हो सकता है। तो जो ये रिमूव करेगा प्रेसिडेंट ही, लेकिन कोई प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होता। यहां लिख भी रहा होगा कि कैग डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि उनको मन हुआ कल रात को कि इनको हटा दो तो हटा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो रिमूव होंगे स्पेशल मेजोरिटी से ही रिमूव होंगे, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है। किस चीज पर रिमूव हो सकते हैं? बाय प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये इस एक ही कंडीशन है जिसके बेसिस पे इनको रिमूव किया जा सकता है। फिर इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है, सैलरी जैसे सुप्रीम कोर्ट जज की होती है वैसे ही। पैसा सारा इनको देने के लिए, इनकी पेंशन का पैसा सब कहां से आता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। भले इनकी सैलरी हो, भले इनका पेंशन, कोई भी पैसा जो आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। फिर ये कैग जो है ऑडिट कर क्या सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से जितना भी पैसा आदान प्रदान होता है, भले कंटिजेंसी फंड हो, भले कंसोलिडेटेड फंड हो, भले पब्लिक फंड हो, भले कैसा भी फंड हो, उसका सबका ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। तो यहां पढ़ लीजिएगा जो जो ये चीजें करता है। फिर ये 3 रिपोर्ट सबमिट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट करता है। तो एक तो एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, एक फाइनेंस रिपोर्ट, और एक पब्लिक अंडरटेकिंग रिपोर्ट। तो 3 रिपोर्ट सबमिटेड बाय कैग टू पार्लियामेंट। ये याद रखेगा 3 रिपोर्ट कौन कौन सी है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग। तो बस यही याद रखेगा, इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, पुरानी स्लाइड में बताता हूँ। हाँ, कैग जो है रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए। कैग ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट भले अपॉइंट करता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल किसको है? पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट ही से, पार्लियामेंट में ही इसको सारी रिपोर्ट देनी, मतलब ये प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट में रखते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल जो है वो किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। फिर ये कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है, मतलब इसको ऑडिट नहीं करता, तो याद रखिएगा इन सबको ये ऑडिट नहीं करता। LIC, RBI, SBI, FCI, इन सबको कैग ऑडिट नहीं करता है। ये एक्सेप्शन हो गया, तो ये याद रखिएगा। और ये क्या कहते हैं, रीअपॉइंट हो सकता है, तो हाँ ये रीअपॉइंट हो सकते हैं, मतलब री एलिजिबल होते हैं फॉर फर्दर ऑफिस के लिए। मतलब कोई ना अच्छी, मतलब गवर्नमेंट की ऑफिस में काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिटायरमेंट के बाद ये चले जाएंगे। कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन, मतलब एलिजिबल नहीं है। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई मेरे को, ईसीआई वाले ध्यान आ गए। ईसीआई और कैग में बहुत कंफ्यूजन रहता है। जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो फर्दर एलिजिबल के लिए एलिजिबल होते हैं, फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए कि वो एलिजिबल हैं, लेकिन कैग वाले जो हैं वो नॉन एलिजिबल होते हैं, क्योंकि इन्हें आगे की बस ये लास्ट जॉब होती है। अगर ये कैग में काम कर लिए, कैग कमिश्नर बन गए, तो ये आगे किसी भी सरकारी विभाग में काम नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्शनल कमिश्नर्स होते हैं, याद रखिएगा, वो एलिजिबल होते हैं फॉर फर्दर रीअपॉइंटमेंट। तो ये थोड़ा डिफरेंस भी मैंने बता दिया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, ये आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ये स्टडी फंडा का है। बहुत सारे हम फोटो यहाँ डाल रहे हैं आजकल इन्फोग्राफी वाले, तो बहुत फायदा उठा सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम होगा यहाँ 1000-2000 पिक्स डाल देंगे, यहाँ से आपको डायरेक्ट 20 से 30 मार्क्स अगर ना मिले तो बोलिएगा। और जो मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे को आंसर कुछ भेजना चाहते हैं, तो ये मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, शिवान_त्यागी_ST। और स्टडी फंडा को तो आप फॉलो कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिख रहा है। वेरी गुड। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, NIA ने अरेस्ट कर दिया 2 ये IS से इन्फ्लेशन कोई थे, तो हमें नाम वाम जानने की कोई जरूरत नहीं। NIA वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी। NIA की हमारे इंडिया में कभी भी एजेंसी जब बनती है जब कोई काम हो जाता है। तो ये कब बनी थी? जब 2008 का अटैक हो गया था, 26/11 था। उसके बाद हमें लगा कि एक स्पेशल एजेंसी होनी चाहिए जो टेररिस्ट से भिड़े, इन्वेस्टिगेट करे। तो ये 2009 में बनी है। किस एक्ट के थ्रू बनी है? NIA एक 2008 के में बनी है, 26/11 के हमले के बाद बनी है। हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। इसको हेड कौन करता है? तो DG हेड करता है।
जैसे कोई डीजीपी होता है स्टेट पुलिस का, ऐसी कोई हेड करता है इसको डीजी, किसके अंदर आती है? तो एमएचए के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये किस किस पे काम करती है? कोई भी सोवरेनिटी या इंडिया की इंटीग्रिटी को थ्रेट हो तब ये देखेगी, या कोई भी फ्रेंडली या मतलब कोई बाहर का देश इंडिया पे के विरुद्ध कुछ काम कर रहा है तो भी ये देखेगी। फिर ये और चीजें नई इसमें ऐड करी गई हैं पिछले साल ही, कि हाईजैकिंग हो जाती है एयरक्राफ्ट की, या न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, या कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है तो उसको देखेगी, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस, काउंटरफीट करेंसी के केस, मैन्युफैक्चर और सेल। अगर क्वेश्चन मेरे को जहां तक लगता है, अगर ये पूछेगा एग्जाम में कि एनआईए क्या क्या देखता है, तो उसका आंसर मेरे को जहां तक लगता है ऑल ऑफ द अबव ही होगा। फिर भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आजकल, क्योंकि 2019 में जब से इसका जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद इसको और ज्यादा पावर दे दी गई है। अब इसमें एक और अमेंडमेंट ये हुआ था उसी समय कि नॉर्मल सब इंस्पेक्टर लेवल के जो पुलिस वाले हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, केवल जो बड़े बड़े डीएसपी लेवल ही इंक्वायरी कर सकता था, लेकिन अब जो है सब इंस्पेक्टर लेवल के जो पर्सन है वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर अगर इन्हें किसी स्टेट में इंक्वायरी करनी है तो उस स्टेट की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, अगर एनआईए चाहे तो बिना स्टेट की परमिशन से जा सकता है। यही आपको ध्यान होगा, सीबीआई वाले केस में उल्टा है, सीबीआई को अगर किसी स्टेट में जाना है तो पहले उस स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी उस स्टेट में इंक्वायरी कर सकता है। आपको ध्यान होगा एक बार केस हो गया था, जो कोलकाता वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट सीबीआई वालों को नहीं घुसने दे रहे थे, तो वो यही केस था। तो इसीलिए जो अमेंडमेंट हुआ उसमें यही कहा गया कि एनआईए वाले किसी भी स्टेट में घुस सकते हैं बिना किसी की परमिशन से। सो नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, आईएएफ शो कैपेबिलिटी, कल इंडियन एयरफोर्स डे था तो मनाया गया। इससे जो क्वेश्चन बनेगा बस यही कि इनके एयर चीफ मार्शल का नाम क्या, तो याद रखिएगा एयर चीफ मार्शल का नाम है आरकेएस भदौरिया साहब। तो एयर चीफ मार्शल कौन है? क्या कहते हैं? आरकेएस भदौरिया। सबके पढ़ लीजिएगा। इंडियन आर्मी का कौन है? एयरफोर्स का तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर नेवी का कौन है? सीआरपीएफ के कौन है? इन सबके तो जीजी होते हैं, तो सबका नाम याद रख करके जाइएगा। अभी मत याद करिए, क्योंकि हो सकता है जब तक चेंज हो जाए एग्जाम से एक हफ्ते पहले मैं आपको बता ही दूंगा सारे बीएसएफ का कौन है, क्योंकि अभी नहीं पूछ रहा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट नाम भी पूछा हुआ। सो नेक्स्ट न्यूज इज, अलाउ फेस्टिवल अंडर वायरस गाइडलाइंस। अभी फेस्टिवल्स अलाउ कर रहे हैं अंडर वायरस, ये कोरोना फैला हुआ है, तो कैसे अलाउ कर पा रहे हैं ये चीज नहीं लिखी। तो अगर कोई भी स्टेट कोई भी गाइडलाइन जारी करती है या कोई भी अलाउ करती है तो एक एक्ट के थ्रू याद रखती है, एपिडेमिक्स एक्ट। इस एक्ट के थ्रू ही कुछ करेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हेल्थ की एडवाइजरी जारी करती है, या लॉकडाउन लगा रही थी, या अभी फेस्टिवल्स के लिए कोई वायरस फेस्टिवल्स की गाइडलाइन जारी करेगी, तो स्टेट अगर गाइडलाइन जारी करेगी तो एपिडेमिक्स एक्ट के थ्रू करेगी। और अगर सेंटर कोई गाइडलाइन जारी करेगा तो वो करेगा क्या कहते हैं, एनडीएमए का जो एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो 2005 का है, उसके थ्रू गाइडलाइन जारी करेगा। तो याद रखिएगा स्टेट और सेंटर में कौन कौन कैसे गाइडलाइन जारी करता है। सेंटर करेगी तो इस एक्ट के थ्रू करेगी, सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो, स्टेट करेगी तो एपिडेमिक्स एक्ट के थ्रू करेगी। और जो कोई भी डिजास्टर है, तो डिजास्टर हमारा कहीं अच्छे से डिफाइंड नहीं है, तो इसे हमने किस लिस्ट में रखा है? तो कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि इस बार जो है कोरोना के चक्कर में ये पूछ ले कि डिजास्टर को हमने किस लिस्ट में रखा है? कॉन्करेंट लिस्ट में रखा है, तो इसको हमने वैसे भी एपिडेमिक कर दिया कोरोना वायरस को। सो नेक्स्ट न्यूज इज, वाई इज टीआरपी वाइट इज मैनिपुलेटेड। तो अभी ये पूछा है टीआरपी, अभी क्या हुआ कि आर भारत वाले एक रिपोर्टर हैं और भी 2-3 लोग हैं, उनको पकड़ लिया गया क्योंकि इन्होंने कुछ छेड़खानी कर दी है टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, किसी को पैसे वैसे देके कुछ ऐसा मामला आया। हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पूछता है भारत, हम भी पूछते हैं आपसे, तो आई डोंट नो ये लोग अब कैसे करते हैं ये लोग, मुझे अब समझता नहीं है। ट्रू जर्नलिज्म तो मेरे को कहीं से नहीं लग रही। अगर आप एक टॉपिक, कोई और सारे टॉपिक देश में हो नहीं रहे, एक ही टॉपिक दिखाए जा रहे हैं, आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो चलिए हमारे इतना पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं, हम अपना पढ़ लेते हैं। वाइट टीआरपी इंपॉर्टेंट। तो टीआरपी क्या होता है? अगर कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा जो 2 साल से बड़ा हो, कोई भी बच्चा 2 ईयर्स ओल्ड हो और वो टीवी देख रहा है 1 मिनट तक, तो वो काउंट होने लगती है टीआरपी में। याद रखिएगा 2 साल का बच्चे से अगर कोई बड़ा अगर 1 मिनट तक टीआरपी देख रहा है तो उसे हम वियर बोलने लगते हैं। 1 मिनट अगर वो देख लेता है वियर हो जाता है। इसको जो टीआरपी को मेजर कौन करता है? याद रखिएगा बार्क, जो इसमें एग्जाम में पूछा जाएगा। लिखा तो इसमें बहुत तमाम है लेकिन मैं नहीं बता रहा। बार्क, बार्क की फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। यहां लिखा भी है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। किसके थ्रू? बारोमीटर। याद रखिएगा कोई भी टीआरपी की जो एजेंसी जो चेक करती है, किसके थ्रू करती है? बारोमीटर के थ्रू हम टीआरपी चेक करते हैं। कौन चेक करता है? बार्क चेक करती है। तो बहुत सारे आपको पता है अमीटर, बहुत सारे जो वोल्ट मीटर और इन सब का यूजेस पूछ लेता है कि किस लिए यूज होता है, मैनोमीटर। तो अब याद रख सकते हैं बारोमीटर। बारोमीटर का क्या काम होता है? जो टीआरपी मेजर करता है। तो प्लीज रिमेंबर बारोमीटर क्या करता है? टीआरपी मेजर करता है। कौन सी एजेंसी मेजर है? तो बार्क, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये मेजर करती है। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। सो नेक्स्ट न्यूज इज,
अमेरिकन, अब ये नोबल लिटरेचर प्राइज, अब मैं आपको सारे बता चुका हूँ, फिजिक्स बता दिया, केमिस्ट्री बता दिया, और हेल्थ से रिलेटेड जो था मेडिसिन वाला वो मैंने बता दिया आपको। अब ये जो मिला है वो किस में मिला है, नोबल लिटरेचर प्राइज। तो किसको मिला, अमेरिकन पोएट है लुईस ग्लक, याद रखिएगा कौन है, लुईस ग्लक, इनको मिला है नोबल लिटरेचर प्राइज। तो इनको जो है पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुका है, याद रखिएगा ग्लुक को पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुका है। तो अगर ये पूछता है एग्जाम में कि इनको पुलिट्जर प्राइज भी मिला है, तो हाँ, ग्लुक साहब को पुलिट्जर प्राइज भी मिला है, इस साल इनको नोबल लिटरेचर प्राइज भी मिल गया है। और ये फोर्थ वुमेन है जिनको लिटरेचर में प्राइज मिला है, फोर्थ वुमेन जिनको लिटरेचर में प्राइज मिला है, ऐसा नहीं है पहली वुमेन है जिनको मिला है। पहली जो थी वो है हमारी ये एलिस मुनरो, एंड द ओनली 16 सिंस द नोबेल प्राइज वर फर्स्ट अवार्ड इन 1901। तो एलाइस मुनरो पहला किनको मिला, एलाइस मुनरो। कभी कभी यार सीए ये यूपीएससी वाले भी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं फैक्चुअल, ये एसएससी के सवाल हैं कि पहला किसको मिला था, लास्ट किसको मिला था, लेकिन अभी नहीं पूछ रहा है 1-2 साल से, लेकिन आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें ऐसी फैक्चुअल सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। तो हमें फुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है नहीं पूछा तो आज पूछ ले। तो पहला किसको मिला, एलाइस मुनरो को। इस बार का किसे मिला, लुईस ग्लुक को। और 2019 का आपको पता करके मेरे को बताना पड़ेगा। तो आज का क्वेश्चन यही है कि 2019 का नोबल लिटरेचर प्राइज किसे मिला है, 2019 का नोबल लिटरेचर प्राइज। प्लीज यूज कमेंट सेक्शन और बताइएगा जो भी है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ आर ओवर। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके यार लाइक करिएगा, क्योंकि अब हमने दोबारा से स्टार्ट करा है लेक्चर, तो अब इतने लोग देख नहीं रहे हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए यार, देखने लगेंगे। अगर कोई भी दिक्कत लग रही है आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए, मेरे को आंसर भेजने जिसको भी, अभी जो कल वाला है मेरे को मुश्किल से 4-5 लोग आंसर भेजें, तो अब मैं उसमें, मेरे को अभी इतना अच्छा मिला नहीं आंसर, जब मिलेगा तो मैं अपलोड करूंगा, शिवम त्यागी _HT, इसमें मेरे को आप सारे आंसर भेज सकते हैं जो भी आपके, मैंने कल ऐसे पूछा था। और आज का क्वेश्चन तो मैंने आपको पूछ लिया कि नोबल लिटरेचर प्राइज 2019 का कैसे मिला है, आप बताइएगा और लगे रहिए। और मैं हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको क्या करूं कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस का पेपर है उसको भी मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं और आप कैसे टैकल करते हैं उनको। और हो सकता है क्योंकि अगर यूपीएससी सीएससी का इतना टफ पेपर बनाए तो चांस है कि आपका भी बहुत टफ पेपर बन सकता है। तो प्लीज़ मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, बहुत मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में आप जब बैठते हैं, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आपने 2-3 सवाल आपको नहीं आए, तो वहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और जो आपको आंसर आते हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आप यही सोच के जाइएगा कि पेपर जो है वो एक्सट्रीम टफ होने वाला है, एक्सट्रीम टफ होगा। तो अगर वो ईजी पेपर भी आता है तो आपके लिए तो फायदा। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि एक्सट्रीम टफ है। मेरा का क्या है कि जब भी मैं पेपर देता हूँ मैं यही सोच के देता हूँ कि मेरे को पहला सवाल तो होगा ही नहीं मेरे से। तो इस बार का भी यही हुआ कि मैंने पहला सवाल पढ़ा, जो पहला सवाल जो था वो बहुत फैक्चुअल था, बुद्धिज्म से रिलेटेड था। तो इतना फैक्चुअल सवाल मेरे को आता ही नहीं था, तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि पहला सवाल तो मेरे से होता नहीं है तो ये भी होगा नहीं। तो ऐसे ही, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा, सबकी अपनी अपनी चीज़ होती है। तो प्लीज़ मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और अब से सब लेक्चर आएंगे, डेली आएंगे, जो पुराने हैं वो भी बन रहे हैं, मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल गाइज, बाय बाय, टेक केयर।